मानवीय अधिवासों के बहुत सारे कारण हैं। इन कारणों से ही कुछ प्रतिरूप बने हैं। उसमें हम कुछ देखेंगे, जैसे रास्तों के अगल बगल में घरों का निर्माण होता है, तब एक लाइनर पैटर्न बनता है। इसे कहते हैं रेखीय प्रतिरूप या लाइनर पैटर्न। तो जो इस तरह से हम देख सकते हैं। उसके बाद अगर कुछ बस्तियाँ जो होती है उसमें घरों की जो संख्या है वो कम रहती है तथा घर एक दूसरे के बहुत दूर दूर बसे हुए रहते हैं, तो ऐसी जो बस्ती है इसे कहते हैं बिखरी हुई बस्ती या बिखरा हुआ ये प्रतिरूप है, डिस्पर्स पैटर्न, जो इस तरह से हम देख सकते हैं। कभी कभी जो बस्ती होती है वो मुख्य बस्ती से काफ़ी दूर बसी हुई होती है और जिसमें घरों की संख्या भी बहुत ही कम होती है। एक या दो घर होते हैं जो बहुत दूर बसे हुए होते हैं। तो ऐसा जो अधिवास है उसे कहते हैं एकल प्रतिरूप, आइसोलेटेड सेटलमेंट। कभी कभी ज़्यादातर हम शहरों में देखते हैं कि बहुत सारे घरों की संख्या होती है और घर एक दूसरे के बहुत ही नज़दीक स्थित होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे घरों का एक तरह से हम जमावड़ा देख सकते हैं। तो इसे कहते हैं सघन या केंद्रित प्रतिरूप। तो इस तरह का अधिवास ज़्यादातर शहरों में हम देख सकते हैं, जो इस तरह से दिखाई देता है। इसे कहते हैं न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट। तो ये हो गए मानवीय अधिवास के प्रतिरूप। भारत में अधिवास प्रतिरूप। भारत में कहीं केंद्रित या सघन अधिवासों के प्रदेश हैं, तो कहीं प्रकीर्ण बिखरे हुए या विरल अधिवासों के प्रदेश हैं। तो इन प्रतिरूपों को प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं वो हम देखेंगे। तो जो सेटलमेंट पैटर्न होता है उसको कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो उसमें सबसे पहले है जलवायु, क्लाइमेट। तो जहाँ भारत में अनुकूल जलवायु हो वहाँ बस्ती जो है वो सघन स्वरूप की है। उसके बाद दूसरा जो घटक है वो है पानी की उपलब्धता, यानी बहुत सी कृषि जो है वो पानी पर निर्भर है, तो इसलिए ऐसे क्षेत्र में भी अधिवास घने हैं। तीसरा फैक्टर है ज़मीन की ढलान, यानी स्लोप जो होता है ज़मीन का, वो भी अधिवास की स्थायित्व और निर्मित के लिए कारणीभूत है। उसके बाद चौथा ज़मीन की उर्वरता, यानी उसकी जो फर्टिलिटी होती है उसी पर हमारी कृषि निर्भर है, और ऐसे क्षेत्र में जहाँ अच्छी ज़मीन हो वहाँ अधिवास घने हैं। इसके बाद हम देखेंगे भारत में घने या केंद्रित अधिवासों के प्रदेश। तो ये सारे जो चारों फैक्टर्स जहाँ अनुकूल है वहाँ भारत में जो अधिवास है वो केंद्रित या सघन स्वरूप का है। तो ऐसे में पहला क्षेत्र है गंगा नदी घाटी का जो क्षेत्र है, जिसे हम उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र कहते हैं। तो यहाँ भी अधिवास बहुत ही सघन या केंद्रित है। उसके बाद पूर्व घाट यह पश्चिम घाट की तुलना में ज़्यादा चौड़ा है। नर्मदा नदी घाटी का जो क्षेत्र है यहाँ भी ज़मीन की उर्वरता ज़्यादा है और ये क्षेत्र भी घनी आबादी का और घन केंद्रित अधिवास का है। उसके बाद विंध्य पठार का क्षेत्र, यहाँ भी अधिवास केंद्रित स्वरूप का है। इसके बाद हम देखेंगे भारत में विरल अधिवास के प्रतिरूप। तो जहाँ प्रतिकूल क्षेत्र है, जैसे हिमालय का क्षेत्र है जो ढलान भी तीव्र है तथा बर्फ़ से ढका हुआ बहुत सारा क्षेत्र है, तो ऐसा जो हिमालय का क्षेत्र है यहाँ अधिवास यह विरल स्वरूप का है। उसके बाद उत्तर पूर्वीय क्षेत्र, पश्चिम घाट, यह वनों का क्षेत्र है, तो यहाँ भी इसी के कारण
अधिवास जो है वो विरल या बिखरा हुआ यहाँ दिखाई पड़ता है। इसके बाद थार जो मरुस्थल है, यहाँ भी बहुत ही कम आबादी का क्षेत्र है और इसी के कारण अधिवास भी विरल है। भारत में अर्बनाइजेशन का ट्रेंड किस तरह से रहा, ये देखने के लिए इस आलेख का हम अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं भारत में नागरिकरण की प्रवृत्ति। तो 1961 से एक्स पे हमने 2011 तक के आंकड़े लिए हैं और वाई पर हमने नागरिकरण का प्रतिशत लिया है। तो भारत में अगर हम इस आलेख का निरीक्षण करें तो 1961 से 1971 इन दशकों में केवल 0.2% ही नागरिकरण बढ़ा है, यानी केवल 18.0 से 18.2 था, यानी 0.2% ही सबसे कम वृद्धि इस दशक में हुई है। अब सबसे ज़्यादा कौन से दशक में हुई है, तो वो 1971 से 1981 में। 1971 में 18.2% था और 1981 में 23.3% था, यानी 5.1% नागरिकरण बढ़ा है। यानी इस आलेख का अगर हम निरीक्षण करें तो कुछ हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। जैसे भारत में नागरिकरण में जो वृद्धि है वो 1971 के बाद यहाँ हम देख सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो निष्कर्ष है वो इस तरह से है कि भारत में नागरिकरण की जो वृद्धि दर है वो विकसित देशों की तुलना में काफ़ी कम है। यानी जिस तरह से भारत की जनसंख्या बढ़ी है उस तरह से भारत में नगरों की संख्या कम बढ़ी है और नागरिकरण भी कम है। अब हम देखेंगे भारत में नागरिकरण का स्वरूप कैसा है, यानी भारत में किन राज्यों में नागरिकरण ज़्यादा है और कहाँ कम है। अगर हम आंकड़ों का निरीक्षण करें तो भारत में उत्तर भारत का जो क्षेत्र है यहाँ नागरिकरण कम हुआ है, लेकिन दक्षिण भारत में नागरिकरण ज़्यादा है। यानी उत्तर की ओर जो राज्य है वहाँ नागरिकरण कम दिखाई पड़ता है, लेकिन दक्षिण की ओर ज़्यादा नागरिकरण है। उत्तर में कश्मीर है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ बिहार तथा राजस्थान, इन राज्यों में कम नागरिकरण है। लेकिन दक्षिण भारत के बहुत से जो राज्य है उसमें सबसे ज़्यादा नागरिकरण यहाँ गोवा, फिर महाराष्ट्र में भी नागरिकरण ज़्यादा है। उसके बाद तमिलनाडु, इधर पश्चिम की ओर गुजरात और दक्षिण पश्चिम में केरल, इन राज्यों में नागरिकरण ज़्यादा है। गोवा में सबसे ज़्यादा नागरिकरण है, लगभग 62% जनसंख्या का शहरी भागों में अधिवास है। उसके बाद केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली के नागरिकरण की जो दर है वो 80% से भी अधिक है। तो ये हो गया भारत का नागरिकरण का स्वरूप। भारत के बाद अब देखते हैं ब्राज़ील में अधिवास का प्रतिरूप, सेटलमेंट पैटर्न ऑफ ब्राज़ील। तो भारत जैसे ही ब्राज़ील में भी केंद्रित या सघन अधिवास है तथा विरल अधिवास भी है। तो सबसे पहले केंद्रित अधिवास के क्षेत्र देखते हैं। यहाँ प्रारंभिक जो अधिवास था वो यूरोप से आए हुए साम्राज्यवादी द्वारा ब्राज़ील के तटीय प्रदेश में प्रारंभिक समय में निर्मित हुआ था। और जो तटीय क्षेत्र है यहाँ सघन अधिवास है, क्योंकि यहाँ सम और आर्द्र जलवायु है, प्रचुर मात्रा में पानी की आपूर्ति, पर्याप्त मात्रा में संसाधनों की उपलब्धता है और उपजाऊ मिट्टी आदि के घटकों के कारण प्रारंभिक समय से तटीय क्षेत्र में यहाँ सघन अधिवास है तथा दक्षिण और दक्षिण पूर्व क्षेत्र में भी ब्राज़ील का सघन अधिवास है। यहाँ कहवा उत्पादन के लिए उपयुक्त भूमि, खनिजों का भंडार और विद्युत की निर्बाध आपूर्ति,
यानी अखंडित विद्युत के कारण तथा परिवहन की सुविधाओं के कारण ब्राज़ील के यहाँ दक्षिण में साओ पाउलो यह बहुत बड़ा सघन अधिवास वाला शहर निर्माण हुआ है। साओ पाउलो के बाद ब्राज़ील का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण शहर और बहुत बड़ा राज्य रियो दी जेनेरियो और उसी प्रकार गोइयास भी बहुत बड़ा सघन अधिवास वाला क्षेत्र है। अमेज़न नदी और निग्रो नदी ये दो नदियों के संगम क्षेत्र में मैनॉस करके ब्राज़ील का घनी आबादी वाला क्षेत्र है। यानी यहाँ मैनॉस में सघन अधिवास का प्रतिरूप हम देख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं ब्राज़ील में विरल अधिवास का क्षेत्र। तो ब्राज़ील की जो उच्च भूमि के उत्तर पूर्वीय भाग में जहाँ आवर्षणग्रस्त प्रदेश है, जिसे हम आवर्षण चतुर्भुज भी कहते हैं, तो यह जो क्षेत्र है वो कृषि के योग्य न होने के कारण और कुछ सीमित कृषि होने के कारण प्रकीर्ण तथा विरल अधिवास क्षेत्र है। उसके बाद अमेज़न नदी घाटी का जो क्षेत्र है यह विषुववृत्तीय वर्षावनों का है, सुस्त जलवायु है तथा प्राकृतिक संसाधन पर सीमित शोध एवं सीमित उपयोग तथा परिवहन की असीमित सुविधाओं के कारण अमेज़न नदी के मैदान प्रदेश में विरल अधिवास क्षेत्र निर्माण हुआ है। ब्राज़ील की नागरिक जनसंख्या का प्रतिशत इस रेखालेख में दिखाया गया है। परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन ऑफ ब्राज़ील। तो एक्स पे हमने 1960 से 2010 के वर्ष लिए हैं और वाई पर थोड़ा करेक्शन है, नागरीय जनसंख्या है इनका प्रतिशत। तो 1960 से 2010 ये 50 वर्षों के कालखंड में ब्राज़ील की जो नागरिक जनसंख्या थी उसका प्रतिशत निरंतर बढ़ता हुआ हम देख सकते हैं। अब देखते हैं कि सबसे कम और सबसे ज़्यादा नागरिक जनसंख्या में बढ़ोतरी और घटाव कौन से दशक में हुआ है। तो 1960 से 1970, 1960 टू 1970 यहाँ सबसे अधिक नागरिक जनसंख्या में बढ़ोतरी यानी वृद्धि हुई है, वो 9.7% हुई है। सबसे कम नागरिक जनसंख्या में बढ़ोतरी 2000 से 2010 इस दशक में हुई है। यहाँ इस दशक में केवल 3.1% से ही बढ़ोतरी हम देख सकते हैं। इस तरह से 1960 से 2010 के 50 वर्षों के इस कालखंड में कुल नागरिक जो जनसंख्या थी उसका प्रतिशत ब्राज़ील में हम निरंतर बढ़ते हुए देख सकते हैं। फिर भी प्रत्येक दशक की नागरिक जनसंख्या की जो वृद्धि का दर है वह क्रमशः कम होता हुआ हम देख सकते हैं। इस पर हम कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भारत की तुलना में ब्राज़ील में जो नागरीकरण है और नागरिक जनसंख्या की जो वृद्धि है वो ज़्यादा है। इस तरह से जिस तरह से नागरिक जनसंख्या ब्राज़ील में बढ़ रही है उससे हम ये अनुमान भी लगा सकते हैं कि आने वाले कुछ दशकों में ब्राज़ील की जो संपूर्ण जनसंख्या है वो नागरिक जनसंख्या हो जाएगी। ब्राज़ील के नागरिक भागों में रहने वाले लोगों का प्रतिशत अधिक है, परंतु इसमें कुछ अधिक वृद्धि नहीं हो रही है। इसके विपरीत भारत के नागरिक भागों में रहने वाले लोगों का प्रतिशत कम है, परंतु यह ब्राज़ील की अपेक्षा अधिक गति से बढ़ रहा है। तो इस तरह से हम ब्राज़ील की जनसंख्या के बारे में और कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं उसमें कि ब्राज़ील की लगभग 86% जनसंख्या का शहरी भागों में ही अधिवास है, यानी 86% लोग शहरों में ही रहते हैं। उसके बाद और इसका ज़्यादा से ज़्यादा जो केंद्रीकरण है वो पूर्व और
दक्षिण पूर्व क्षेत्र में हुआ है और इसके कारण देश के विशिष्ट भागों में रहने वाले जनसंख्या की वृद्धि तथा मानवीय अधिवासों का केंद्रीकरण रोकने के लिए ब्राज़ील सरकार ने पश्चिम की ओर चलो इस नीति को प्रोत्साहन दिया है। इस नीति के कारण जनसंख्या के विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहन मिलेगा।